हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको रिवील करेंगे। ये मॉक टेस्ट के क्वेश्चन है। अगर इसे आप स्टडी करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलता है। और आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नंबर देख सकते हैं, वहाँ पे नंबर प्रोवाइड किया गया है, मेल आईडी भी आपको प्रोवाइड किया गया है और वेबसाइट लिंक भी प्रोवाइड किया गया है। सो नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं एंड कॉल भी कर सकते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट में हम एग्ज़ाम निकल के देने की गारंटी प्रोवाइड कराते हैं। एंड सेकंड चीज़ ये कि अगर आपको शॉर्ट टाइम में भी एग्ज़ाम क्लियर करना है, लाइक 1 वीक या 10 दिन में, तो वो भी हम करवा के देते हैं। बाकी जो स्टडी मटेरियल रहता है वो सब कुछ हम खुद ही प्रोवाइड कराएंगे, तो आपको अलग से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिपार्टमेंट के थ्रू पता चल जाएगा। सेकंड चीज़ ये कि NISM 8 का जो एग्ज़ाम होता है वो डीलर के लिए होता है। अगर आप किसी भी कंपनी में, किसी भी ब्रोकिंग फर्म में डीलर बनना चाहते हैं या फिर आप ब्रोकर बनना चाहते हैं तो आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम फ्रेशर्स के लिए भी होता है। फ्रेशर्स इस एग्ज़ाम को देते हैं और कई कंपनीज़ में ज्वाइन होते हैं एज अ इंटर्न, एज अ एम्प्लॉई, जिससे आपको जॉब भी मिलती है और एक एक्सपीरियंस होने के बाद फिर आप मूव भी कर सकते हैं कंपनी। तो अगर आप फ्रेशर हैं और आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, आपको स्टॉक मार्केट में जॉब करना है, तो आपको इक्विटी डेरिवेटिव का सर्टिफिकेशन अवश्य करना चाहिए। चलिए अभी हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस में आपको बताती हूँ कि क्या बोल रहा है ये। तो पहला क्वेश्चन है, द मिनिमम नेटवर्थ फॉर क्लियरिंग मेंबर ऑफ द डेरिवेटिव क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हाउस सेल बी। तो मिनिमम नेटवर्क कितना चाहिए क्लियरिंग मेंबर को डेरिवेटिव क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के लिए? तो उसका जो मिनिमम नेटवर्थ होता है वो होता है 3 करोड़, जिसे 300 lakhs भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन में दिया है, द मिनिमम नेटवर्थ फॉर द क्लियरिंग मेंबर ऑफ द डेरिवेटिव क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हाउस शैल बी 300 lakhs। इट मीन्स कि 3 करोड़। ये इसका इतना कंफर्म होना चाहिए अमाउंट। ओके, तो ये इसका राइट आंसर है। देखो ये कोई समझाने वाली चीज़ नहीं, उनने अमाउंट एक फिक्स कर दी है, तो ये आपको याद करने वाली चीज़ है, इसको आप याद रखो। क्वेश्चन बोल रहा है, एज पर सेबी रूल्स अ स्टॉक ब्रोकर कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम द डेरिवेटिव सेगमेंट इफ। तो एज पर द सेबी रूल स्टॉक ब्रोकर कौन कौन से सेगमेंट, डेरिवेटिव सेगमेंट में क्या होता है, इन रूल्स के कारण सस्पेंड किया जा सकता है। तो इसमें से कौन कौन से रूल्स है जिसमें जो डेरिवेटिव का ब्रोकर होता है डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए, वो क्या कर सकते हैं, उसको सस्पेंड कर सकते हैं। तो पहले आप देखते हैं, ही वॉलेटेस ऑफ कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर उसने रजिस्ट्रेशन करवाया है और उन सब चीज़ों में सही तरीके से अगर उसने फॉर्म नहीं भरा है या इलीगल चीज़ कर रहा है, तो उसमें ये क्या कर सकता है, उसको सस्पेंड कर सकता है। ठीक है। दूसरा, ही इज़ सस्पेंडेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी ये सस्पेंड हो सकता है। ही फॉल्स टू पे फी, जो जो इसका फ़ी रहता है उसको जो पे करते हैं, अगर उसने पे नहीं किया तो उस टाइम पे भी इसको सस्पेंड किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका एनी ऑफ द एबव। और इसमें से कोई भी एक चीज़ होती है तो वो सस्पेंड हो सकता है। एक्सप्लेनेशन पे यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारी चीज़ें, इसको आप याद कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये देखो, द स्टॉक ब्रोकर वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, द स्टॉक ब्रोकर डज नॉट फॉलो द कोड ऑफ द conduct, the stockbroker fails to resolve the complaints of the investors, the stockbroker includes the manipulating or price raising, ये भी इसके कारण भी होता है। the stockbroker fails to pay fee, stockbroker the conditions of registration, the stockbroker to suspended by the stock exchange। तो उसमें तो यहाँ पे तो हमें ऑप्शंस में सिर्फ 3 ही दिए हैं, बट यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में जाओगे तो आपको 8 से 10 चीज़ें दी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, बिकॉज ऑफ इनसे ही रिलेटेड आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। तो अगर आप इस चीज़ को याद कर लेते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी, ये नहीं कि मैडम ने 3 ऑप्शन बताया था तो 3 में से ही होगा। इसके अलावा ये जितने 8 और 9 ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सारे आपको याद करने हैं। तो उस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स मतलब होता है STT। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को शॉर्ट फॉर्म में STT भी बोला जाता है। इज लिवाइड ऑन, तो यहाँ पे ये बोल रहा है जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है वो किन किन चीज़ों पे लगता है। परचेज ऑफ इक्विटी शेयर, सेल ऑफ इक्विटी शेयर, परचेज ऑफ डेरिवेटिव ओनली 1 and 2। तो परचेज ऑफ इक्विटी, जब हम किसी भी इक्विटी शेयर्स को बाई करते हैं दैट टाइम हमको STT देना पड़ता है, ये गवर्नमेंट का टैक्स होता है। तो जब भी हम देखो
स्टॉक मार्केट में दो टाइप का ट्रेडिंग होता है, एक इक्विटी एंड डेरिवेटिव। इक्विटी के अंदर हम शेयर्स बाय करते हैं, डेरिवेटिव के अंदर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं। तो जो इक्विटी होता है, इक्विटी भी शेयर्स पे ट्रेड होता है। तो जब हम बाय करते हैं शेयर्स उस टाइम पे हमें STT पे करना होता है। देन सेकेंड टाइप है जब डेरिवेटिव, फ्यूचर या ऑप्शन दोनों में ये रूल लागू होता है, जब हम उस चीज़ को परचेस कर लेते हैं तब हमें STT नहीं देना पड़ता। जब हम उस चीज़ को सेल करेंगे, मतलब उस पोजीशन को जब हम एग्जिट करते हैं, दैट टाइम हमें STT देना पड़ता है, मतलब टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ नहीं दिया है, मैं आपको बता रही हूँ कि STT इक्विटी ऑफ शेयर्स बाई करने पे और डेरिवेटिव को सेल करने में आपको STT पे करना पड़ता है। आज के क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। आपका कुछ भी क्वेश्चन है कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो मैं उस पर भी आपका वीडियो बना दूंगी और उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। सो स्टूडेंट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली।